Okay, this is question number 6. When a wire is stretched and its radius becomes r divided by 2, then its resistance will be. ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी की सूरत में। एक वायर को लिया गया है जिसको आप स्ट्रेच करते हैं इस तरह से कि उसका जो रेडियस है वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि उसकी नई रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी। सो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर उस वायर को। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास वायर जिसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ उसकी L है, A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। और अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम इसका L और A को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हासिल होगा। ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, इसको लंबा कर देते हैं, तो इसका लेंथ भी चेंज हो जाता है और उसके साथ साथ रेडियस भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें चेंज आ जाता है और वॉल्यूम इसका उसी तरह से कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वॉल्यूम पे कुछ असर नहीं पड़ता। सो नया वॉल्यूम जब हम लेते हैं वो भी प्राइम से हमने डिनोट किया हुआ है और वो भी कांस्टेंट होगा, यानी कि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। हमने इसका रेजिस्टेंस मालूम करना है जब आप इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। एरिया, इसका नया एरिया जो पहले ए था अब ए प्राइम बन जाएगा हमारे पास। लेंथ उसका जो पहले एल था अब एल प्राइम बन जाएगा और उसके साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा जो कि आर प्राइम की सूरत में आएगा। सो नया लेंथ क्या होगा, नया एरिया क्या होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एरिया इज ए इक्वल टू 5r²। जब हम नया एरिया लेते हैं जिसमें रेडियस हाफ हो जाता है तो फिर ए प्राइम इज इक्वल टू पाई आर डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, विच इज ए प्राइम 5r² डिवाइड बाई 4। और नया एरिया ए प्राइम वो ओरिजिनल एरिया ए का 1/4 रह जाता है। इसी तरह से उसकी लेंथ में भी चेंज आ जाता है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। नया वॉल्यूम v प्राइम दिस इज इक्वल टू a प्राइम मल्टीप्लाइड बाय l प्राइम, व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू द v। लेकिन l प्राइम क्या है, l प्राइम इज इक्वल टू a into l डिवाइड बाय a प्राइम। ए ओरिजिनल एरिया, एल ओरिजिनल लेंथ, ए प्राइम नया एरिया। सो उसकी मुनासिबत से जो नया लेंथ हमारे पास आता है दैट इज एल प्राइम विच इज ए इंटू एल डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 4 विच कम्स आउट टू बी 4l, यानी कि लेंथ 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अब रेजिस्टेंस को कैसे मालूम करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है आर इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए, जबकि आर प्राइम जो है वो रो इंटू एल प्राइम डिवाइड बाय ए प्राइम। अब उसमें एल प्राइम की वैल्यू, ए प्राइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एल प्राइम की जगह 4l आ जाएगा जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ए प्राइम की जगह ए डिवाइड बाय 4। और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं नीचे वाला 4 ऊपर चला जाता है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये 16 रो एल डिवाइड बाय ए बन जाता है। रो एल डिवाइड बाय ए ये हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं R से। सो द न्यू रेजिस्टेंस R प्राइम व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड दिस बिकम्स 16 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। The next question is question number 7. How much voltage is required to make 2 ampere flow through a resistance 8 ohm? ऑप्शन ए, बी, सी और डी की सूरत में हमें दिए गए हैं। सो ये बेसिकली सिंपल ओम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर। यहाँ पे हमें करंट दिया गया है विच इज 2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस दिया गया है विच इज 8 ओम। सो इधर हम पुट कर लेते हैं V इज इक्वल टू आई की जगह 2a और R की जगह 8 ओम। सो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16 एम्पेयर इनटू ओम। और ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। This is question number 8. A wire of uniform cross section, a length L and resistance R is cut into 2 equal parts. The resistivity of each part will be. एक वायर है जिसका लेंथ आपको दिया गया है L, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका, और उसकी रेसिस्टिविटी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि अगर उसको 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो ईच पार्ट की रेसिस्टिविटी क्या होगी। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो वो रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो रेसिस्टिविटी के बारे में पूछ रहा है। रेसिस्टिविटी हम जानते हैं उसको रो से डिनोट किया जाता है विच इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल। रेसिस्टिविटी के बारे में याद रखिए कि रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। वो 2 चीज़ें जो है वो उसमें से एक टेम्परेचर है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरी
दूसरी चीज जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल है, मटेरियल की नेचर क्या है, यानी कि कौन सा मटेरियल आप यूज कर रही हैं, सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि रेसिस्टिविटी जो है ये साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो रेसिस्टिविटी अगर आप उस एक पार्ट की लेते हैं या एज ए होल मटेरियल की लेते हैं, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो और नेचर ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट हो तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती। हाँ, उसकी एक हिस्से का हो या दो हिस्सों का हो या चौथाई हिस्से का हो, रेसिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। सो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी की सूरत में मौजूद है। सो रेसिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। No, this is question number 9. The resistivity of two wire is rho 1 and rho 2, which are connected in series. If their dimensions are same, the equivalent resistivity of the combination will be. दो वायर्स आपको दी गई हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज वायर 1 एंड दिस इज अनदर वायर, दिस इज वायर 2 ऑफ द सेम डायमेंशंस। डायमेंशंस उसके सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, इससे मुराद उसकी डायमेंशन होती है। जब आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी के बारे में पूछते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका टोटल रेजिस्टेंस होता है जब आप उसको किसी कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लेते हैं। जब डायमेंशन सेम हो, यानी कि लेंथ और एरिया दोनों सेम हो, तो उस वक्त आप रेजिस्टेंस को जब ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाती है सीरीज सर्किट की सूरत में, और पैरेलल में तो फिर रेसिप्रोकल में एक दूसरे के साथ ऐड होती है। तो जो केस रेजिस्टेंस का है वही उसकी रेसिस्टिविटी का भी है, यानी कि रेसिस्टिविटी इसकी रो 1 है, इसकी रो 2 है, दोनों को आपस में ऐड करते हैं। सो टोटल रेजिस्टेंस या टोटल रेसिस्टिविटी ऑफ द सर्किट वो आपके पास रेसिस्टिविटी के सम के बराबर हो जाती है। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए की सूरत में मौजूद है। तो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज आवर ऑप्शन ए। No, this is question number 10. The power of two electric bulbs are 100 watt and 200 watt, which are connected to a power supply of 220 volt. The ratio of resistance of their filament will be. आपको दो बल्ब दी गई हैं, उनके पावर आपको दी गई हैं, एक 100 वाट का है और दूसरे जो है वो 200 वाट का है। जिस सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं वो सोर्स वोल्टेज रखता है 220 वोल्ट का। क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है वो रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि इनकी रेजिस्टेंस की रेशो आपस में क्या होगी। सो अगर हम पावर का फार्मूला याद कर ले, आपने पढ़ा है कि P दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R, तो इससे हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक P1 दिस विल बी इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R1। That implies that resistance of bulb number 1 R1 this is equal to V square divided by P, ये हमारे पास हो जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं एक रिलेशनशिप के, जब वोल्टेज फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस का और पावर का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जिसका पावर कम होगा वो ज्यादा रेजिस्टेंस और जिसका पावर ज्यादा होगा वो कम रेजिस्टेंस को शो करेगा। सो R1 अगर हम कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे, तो ये हमारे पास 220 स्क्वायर डिवाइड बाय P1। P1 इधर हमारे पास है 100 वॉट। इसको सिंप्लीफाई करके हम अपना रिजल्ट जो है वो यहां से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे बल्ब का पावर हमारे पास P2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R2, एंड R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय P2, ये हमारे पास बन जाता है। सो हम अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज डालते हैं तो उससे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं डालते तो फिर हम इसको जस्ट एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करके भी हम हासिल कर सकते हैं। P2 हमारे पास 200 वॉट है। सो इसको यहाँ पे लेते हैं और इसकी रेशो जो है वो कंसिडर करते हैं। सो R1 डिवाइड बाय R2, बेतरतीब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। R1 हमारे पास 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, R2 हमारे पास 220 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 200। अब ये इसके साथ चला जाता है, नीचे आपके पास 1/100 रह गया और उसके नीचे मौजूद है 1/200। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो R1 डिवाइड बाय R2 हमारे पास आ जाता है 200 डिवाइड बाय 100, या जिससे हमारे पास आती है रेशो 2:1। सो इनकी रेशो हमारे पास 2:1 में आ रही है। यहां से भी हम देख सकते हैं कि पावर का
और रेजिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। सो अगर पावर आप डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है। सो सेकंड केस में, इस केस में रेजिस्टेंस आधा बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इसकी रेशो लेके भी हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज और ऑप्शन बी।